Hello everyone, a warm good morning to all of you. Myself Rehabam Sengel, and you all are welcome to the online classes of Political Science, 12th Arts. And yesterday, as we had seen the background of this chapter, the chapter is the Cold War era. And I hope that you must have watched the video and have gone through the video. If you have an idea regarding the chapter, then you'll have a better understanding of the chapter, as we are going to start paragraph wise and line to line. We are going to study the chapter in detail. So the chapter is the कोल्ड वॉर एरा, शीत युद्ध के दौरान। और जैसे कल हमने उस वीडियो में देखा था, वो उसका पृष्ठभूमि था और एक समरी के तौर पे था, और कैसे समय में दो सुपर पावर पूरी दुनिया को शासन करने के लिए आगे और बढ़ते हैं। और आज पहला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं क्यूबाई मिसाइल संकट। और हम पैराग्राफ वाइज पढ़ते जाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे ये क्या है। ये शीत युद्ध के दौरान होने वाली एक घटना है। इट इज़ वन ऑफ द इवेंट्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। और कल जैसे हमने पढ़ा था, कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी दूसरा विश्व युद्ध के बाद, आफ्टर द 1945, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट टुक प्लेस फ्रॉम 1939 टू 1945। तो 1945 के बाद जो समय है 1991 तक, और ये बीच के जो समय है 45 टू 1991, और इसको कहते हैं कोल्ड वॉर, और जैसे हिंदी में कहते हैं शीत युद्ध। और हम लाइन टू लाइन आज पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। In April 1961, the leaders of the Union of the Soviet Socialist Republics (USSR) were worried that the United States of America (USA) would invade communist-ruled Cuba and overthrow Fidel Castro, the president of the small island nation off the coast of the United States. और अप्रैल 1961 में और सोवियत यूनियन के जो लीडर्स हैं, ये लोग बहुत चिंतित थे इस बात को लेकर कि कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्यूबा को अटैक किया। और क्यूबा का जो प्रेसिडेंट था, राष्ट्रपति था, वो छोटा सा एक आइलैंड कंट्री था, और वहाँ का जो प्रेसिडेंट था फिडेल कैस्ट्रो। और ये चिंता का विषय था यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी जो यूएसएसआर में है उनके लिए, कि वहाँ के प्रेसिडेंट को कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनको हटाना दे, उनको वहाँ से हटाना दे। सो क्यूबा वॉज एन एलाई ऑफ द सोवियत यूनियन, और क्यूबा सोवियत यूनियन का एक मित्र था। जैसे कल हमने इसके इंट्रोडक्शन के क्लास में देखा था, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक, और यूएसएसआर जिसको हमने देखा, ये एक सुपर पावर है दो में से, क्योंकि 1945 के बाद दो सुपर पावर इमर्ज हुए, और उनमें यूएसए था एक और यूएसएसआर था। तो उसी यूएसएसआर का एक मित्र देश था ये क्यूबा, और ये क्यूबा अमेरिका का पास पड़ता है, यूएसए का थोड़ा पास पड़ता है। और जैसे इसमें हम पढ़ते हैं, क्यूबा वॉज एन एलाई ऑफ द सोवियत यूनियन एंड रिसीव बोथ डिप्लोमेटिक एंड फिनेंशियल एड फ्रॉम इट। तो यूनाइटेड यूएसएसआर से इनको मदद मिलते थे, कूटनीतिक मदद और साथ ही साथ आर्थिक मदद भी क्यूबा को मिलती थी। निकिता क्रुश्चेव द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन का यूएसएसआर का लीडर था, वो था निकिता क्रुश्चेव। डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू रशियन बेस, और वहाँ का जो लीडर था जो सोवियत यूनियन का, और उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यूबा इनका एक मित्र राष्ट्र है और इसको वो लोग सैनिकों का एक अड्डा बनाएंगे, रशिया का सैनिकों का एक अड्डा बनाएंगे, ऐसा उन्होंने तय किया। इन 1962 ही प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा, और 1962 में उन्होंने परमाणु मिसाइल्स वहाँ पर तैनात करना शुरू कर दी क्यूबा में। नाउ द इंस्टॉलेशन ऑफ दीज वेपन्स पुट द यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम under fire from close range and nearly
double the number of bases or cities in the American mainland which could be threatened by the USSR। और जैसे यूएसएसआर के लीडर ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी और अभी क्यूबा के पास में पड़ता है यूएसए, इसीलिए यूएसए क्यूबा का निशाना बन गया। ये परमाणु मिसाइलों का एक निशाना बन गया और अगर इसमें लड़ाई छिड़ जाती है तो यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पहले जितने बर्बाद नहीं होते जब अगर यूएसएसआर इनके साथ लड़ाई करता तो जितना बर्बाद नहीं कर पाते, अभी क्यूबा में आके अगर वो लड़ाई करेंगे तो उससे ज़्यादा, उससे दुगना इनका शहर भी और उनके जो सैनिकों का अड्डा है वो तबाह हो सकते हैं। तो इसीलिए यूएसएसआर को एक खतरा नज़र आया अभी। 3 weeks after the Soviet Union had placed the nuclear weapons in Cuba, the Americans became aware of it। और 3 सप्ताह के बाद सोवियत यूनियन ने जब परमाणु मिसाइल और हथियारों का तैनात किया और उसके 3 सप्ताह बाद अमेरिका को पता चला। द यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, और उस समय यूएसए का प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, and his advisors were reluctant to do anything that might lead to full-scale nuclear war between the two countries, but they were determined to get Khrushchev to remove the missiles and nuclear weapons from Cuba। और इस समय जैसे कल हमने उसको देखा था, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा और लड़ाई भी। तो ये वो परिस्थिति है, अगर यूएसए कुछ करता है, डायरेक्ट चुनौती भी दे देता है या तो रोकने की कोशिश भी करता है, तो क्या पता ये परमाणु लड़ाई या तो परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, और ये भी इनको डर था। इसीलिए वो डायरेक्टली कुछ करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो ये ज़रूर चाहते थे कि यूएसएसआर का जो लीडर है, जो प्रेसिडेंट है, वो परमाणु हथियारों को या मिसाइलों को वहाँ से हटा दे, लेकिन वो डायरेक्टली कुछ करना नहीं चाहते थे। क्या पता उससे नाराज़ होकर, गुस्सा होकर लड़ाई छिड़ जाए, और लड़ाई छिड़ जाए तो ये ज़रूर तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था। नाउ बट कैनेडी ऑर्डर्ड अमेरिकन वॉरशिप्स टू इंटरसेप्ट एंड सोवियत शिप्स हेडिंग टू क्यूबा एज ए वे ऑफ वार्निंग द यूएसएसआर ऑफ इट्स सीरियसनेस। और इसकी गंभीरता के विषय में जो शिप क्यूबा की तरफ यूएसएसआर के शिप्स आ रहे थे और उनके बेड़ा लगा के या तो रोकने की कोशिश की गई वहाँ पर, और वो एक चेतावनी के तौर पे था। नाउ ए क्लैश सीम्ड इमिनेंट इन व्हाट केम टू बी नोन एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और ऐसा लगता था कि एक जंग और एक संघर्ष होने ही वाला था, और उसी को कहा जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, यानी कि क्यूबाई मिसाइल संकट और तनाव। लेकिन वो हुई नहीं। नाउ द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्लैश मेड द होल वर्ल्ड नर्वस, फॉर इट वुड हैव बीन नो ऑर्डिनरी वॉर। और ये जो एक आशंका थी एक लड़ाई होने की यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, और ये पूरी दुनिया को डरा दिया, बहुत बड़ी बेचैनी में डाल दिया था, क्योंकि अगर दोनों के बीच लड़ाई होती है तो वो कोई साधारण लड़ाई नहीं होगी। फॉर इट वुड हैव बीन नो ऑर्डिनरी वॉर, ये साधारण लड़ाई नहीं बल्कि एक परमाणु लड़ाई है, तो परमाणु विश्व युद्ध होता। इवेंचुअली टू द वर्ल्ड्स ग्रेट रिलीफ, लेकिन आखिरी में हम देखते हैं पूरी दुनिया को एक बहुत चैन की सांस लेने में मदद हुई। बोथ साइड्स डिसाइडेड टू अवॉइड वॉर, और यूएसएसआर और यूएसए दोनों ही तरफ से दोनों ही लड़ाई करने का फैसले को त्याग दिया। एंड द सोवियत शिप स्लोड डाउन एंड टर्न बैक, और धीरे धीरे सोवियत यूनियन के जो शिप क्यूबा की तरफ आगे बढ़ रहे थे मिसाइल लेके, वो धीमी कर दिए और बाद में वापस भी आ गए। नाउ द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज अ हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज द कोल्ड वॉर। और ये क्यूबाई मिसाइल संकट जो है ये एक चरम सीमा है, और चरम बिंदु हम इसको कह सकते हैं, और जिसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर। हालांकि कोल्ड वॉर के बारे में हमने कल भी डिस्कशन किया था। कोल्ड वॉर, द टेंशंस बिटवीन टू सुपर पावर्स। The Cold War referred to the competition, the tensions and series of confrontations between the United States and Soviet Union backed by their respective allies। और इसमें अभी दोबारा बताया जा रहा है कोल्ड वॉर के संबंध में
कोल्ड वॉर विशेष करके उसे दर्शाता है दोनों देशों के बीच में जो प्रतिद्वंद्विता है और जो तनाव है, और फिर दोनों के बीच में जो संघर्ष है, दोनों देशों के बीच और इनके जो मित्र राष्ट्र है और इनके बीच में जो तनाव है, जो प्रतिद्वंद्विता है और जो संघर्ष है, और इसी को कहा जाता है कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। तो शीत युद्ध मतलब यूएसएसआर और यूएसए के बीच में और इनके साथ जो जो मित्र राष्ट्र जुड़े हुए हैं और इनके बीच में जो तनाव है, जो संघर्ष है और जो प्रतिद्वंदिता है, इनको एक साथ मिला के शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर कहा जाता है। नाउ बैक्ड बाय देयर रेस्पेक्टिव एलीज। Fortunately, however, it never escalated into a hot war, that is, a full-scale war between these two powers. लेकिन ये भाग्यशाली रही कि दोनों के बीच में ऐसा हॉट वार नहीं हुआ। हॉट वार मतलब लड़ाई, डायरेक्ट लड़ाई, जैसे हथियारों के द्वारा लड़ाई होती है, ऐसे लड़ाई नहीं हुई। There were wars in various regions with the two powers and their allies involved in warfare and in supporting regional allies, but at least the world avoided another global war. इन दोनों के बीच में लड़ाई जरूर हुई, दो सुपर पावर के बीच में, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, और इनके जो मित्र राष्ट्र हैं ये भी इनके साथ मिले हुए थे। दोनों सुपर पावर्स जो ब्लॉक्स हैं उनके बीच में लड़ाई जरूर हुई, अलग अलग जगहों में और अलग अलग प्रांतों में, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, नहीं तो 1945 में जो लड़ाई ख़त्म हुई और उसके बाद जो तबाही हुई थी पूरी दुनिया में, उससे भी ज़्यादा तबाही हो जाता। सो द कोल्ड वॉर वॉज नॉट सिंपली ए मैटर ऑफ पावर, राइवलरीज, ऑफ मिलिट्री अलायंसेस एंड ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर। और जो शीत युद्ध हम कहते हैं, और ये शीत युद्ध सिर्फ ये मिलिट्री गठबंधन और दोनों के बीच में जो ताकत और दोनों के बीच में जो पावर का संतुलन, सिर्फ इसी को नहीं दर्शाता, ये भी दर्शाता है दीज वेर accompanied by real ideological conflict as well, a difference over the best and the most appropriate way of organizing political, economic and social life all over the world. तो दोनों सुपर पावर के बीच में जो तनाव पहले हमने देखा, चाहे वो मिलिट्री गठबंधन हो और उनके ताकत के बीच में संतुलन, सिर्फ ये कोल्ड वार नहीं है। कोल्ड वार इससे भी बढ़कर जैसे दोनों की विचारधाराओं के बीच का एक लड़ाई है कि किसके विचारधारा राजनीति के संबंध में और आर्थिक दिशा के संबंध में और समाज की जो जीवन है उसके संबंध में सबसे बेहतर हो सकता है, वो भी एक लड़ाई है। तो कोल्ड वार मतलब हम एक तौर पे यहाँ समझ रहे हैं, उसमें मिलिट्री, फिनेंशियल और दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन और टेंशन्स, ये सारे बातें ज़रूर है, लेकिन इसके और भी जो कारण हमने अभी देखा है, और वो कारण ये है, इसके अलावा भी वो कारण आ रहा है दोनों के बीच के जो विचारधाराओं का एक कंपटीशन और एक संघर्ष। किसके विचारधारा आर्थिक दिशा में, राजनीतिक दिशा में और सामाजिक दिशा में सबसे अच्छा हो सकता है डेवलपमेंट के संबंध में, वो भी कोल्ड वार में इन्वॉल्व होता है। सो द वेस्टर्न अलायंस हेडेड बाय द यूएस represented the ideology of liberal democracy and capitalism, while the Eastern Alliance headed by the Soviet Union was committed to the ideology of socialism and communalism. और वेस्टर्न अलायंस, जैसे कल हमने पढ़ा था, वेस्टर्न अलायंस यूएसए का पावर ब्लॉक है और वेस्टर्न अलायंस का जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी मतलब जो विचारधारा है, वो विचारधारा कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी का है। इसके बारे में हम अगले टॉपिक्स में फिर उसका डिस्कस करेंगे। और जो वेस्टर्न अलायंस है इसका अगुवा करता है यूएसए, और दूसरी ओर ईस्टर्न अलायंस को जो अगुवा करता है वो है यूएसएसआर, और उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा ये है सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म। और सोशलिज्म और कम्युनलिज्म क्या है ये भी हम आगे के अध्ययन में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चार बातें इसमें हुई, वेस्टर्न अलायंस की आइडियोलॉजी, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, और
ईस्टर्न अलायंस के जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म, और इसके संबंध में 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है। तो आज हमने विशेष करके एक इंसिडेंट के बारे में देखा, और वो इंसिडेंट है क्यूबान मिसाइल क्राइसिस, क्यूबाई मिसाइल संकट। तो आज के लिए इतना ही, फॉर टुडे ओनली दिस मच। और हम अगले क्लास में शीत युद्ध क्या है उसको और डिटेल में विस्तारित रूप से हम अध्ययन करेंगे। सो टिल देन, ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।